नमस्कार, बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हमारे तमाम दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। तो नया साल आ गया है, ऐसे में देश में मोदी की नई सरकार भी। और देखिए, इस मौके पर एक बार फिर से सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या अब इस नए साल 2015 में अच्छे दिन आएंगे। दरअसल मोदी सरकार को केंद्र में आए 7 महीने का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में जमीनी स्तर पर बहुत कुछ होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। चाहे मुद्दा काले धन का हो या फिर हिंदुत्ववादी एजेंडे का, कई चुनौतियां इस सरकार के सामने है। पहले जरा एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद बड़ी बहस शुरू करेंगे हम। नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 7 महीने हो चुके हैं और अब पूछा जा रहा है कि क्या वाकई अच्छे दिन आ गए। मोदी सरकार के सामने कई सवाल मुंह खोले खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल बन गया है बीजेपी को समर्थन देने वाले हिंदू ब्रिगेड का हिंदूवादी एजेंडा, जिसके मुकाबले मोदी के विकास का नारा पीछे छूट रहा है। भारत माता के भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे। हमारे ऐसे ही गए हैं, खुद नहीं गए, लोग लालच जबरदस्ती से लूट लिए। हंगामा इतना बढ़ चुका है कि संसद नहीं चल पाती। जरूरी कानून अब तक 7 अध्यादेशों की अस्थायी शक्ल में बन पाए हैं। बजट सत्र में संसद चल भी गई तो भी राज्यसभा में मोदी सरकार के पास इतने नंबर नहीं है कि इन्हें कानून में बदला जा सके। 7 है, जहां ये पैसे पड़े उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है। उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। काले धन के मोर्चे पर भी सिर्फ 79 लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू हो पाई। इसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है कि काला धन कब आएगा। पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब भी हाल ये है कि 3 में 1 ग्रेजुएट के पास काम नहीं है। 24/7 बिजली पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। मेरी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, अपने एजेंडा में कहा है कि हम नेक्स्ट 5 ईयर में हिंदुस्तान के हर गांव में 24/7 पावर सप्लाई करेंगे और ये संभव है। नौकरी के लिए श्रमेव जयते तो बिजली संकट के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति जैसी परियोजनाएं शुरू की गई। लेकिन देश में कोयले से बनने वाली 72% बिजली के लिए अब भी नई कोयला खदानें काम नहीं शुरू कर पाई। दिल्ली और बिहार के चुनाव भी सामने खड़े हैं। दिल्ली में चुनौती है केजरीवाल, जो ओपिनियन पोल में सीएम का चेहरा बने हुए हैं। वहीं नीतीश, लालू समेत 6 पार्टियां जनता परिवार बनाकर बिहार के चुनाव में मोदी के लिए चुनौती खड़ी कर सकती हैं। सत्ता के नशे में डूबे हुए लोग कान खोल करके सुन लो, लोकतंत्र में किसी का अहंकार नहीं चलता है। लोकतंत्र में ताकत के जोर पर दुनिया को डराया नहीं जा सकता है। ये जनता है जो छप्पर फाड़ के देती भी है और साफ साफ करके लूट भी लेती है। ना तो आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लग पा रहा है और ना ही पड़ोसी पाकिस्तान की सीमा पर बारूद उगलने वाली बंदूकों पर कोई रोक। हाफिज सईद और दाऊद की मांग पर भी पाकिस्तान मोदी सरकार की नहीं सुन रहा। इस साल सेंसेक्स ने 5 साल में सबसे ज्यादा करीब 30% रिटर्न दिया। निवेशकों को 28 लाख करोड़ का फायदा हुआ। वहीं कोर सेक्टर्स में 6.7% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि देश की कुल औद्योगिक विकास दर पिछले साल -0.4% तक जा गिरी। वजह है कि माहौल भले ही बेहतर हुआ हो, जमीन पर निर्माण शुरू नहीं हुआ है। मोदी पूरे देश की उम्मीदों पर सवार होकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। 31 दिन के विदेश दौरे में मोदी ने ब्रांड इंडिया को चमकाने की कोशिश की है, लेकिन डर ये है कि घरेलू मोर्चे पर कहीं ये चमक अगले बरस फीकी न पड़ जाए।
तो साल नया है, मोदी की सरकार देश में नहीं है और इसी से जुड़ा हुआ हमारा बड़ी बहस का आज का सवाल कि क्या 2015 में अच्छे दिन आएंगे। साथ ही साथ सवाल हम ये भी पूछना चाह रहे हैं कि अध्यादेश तो पास हो गया लेकिन कानून कैसे बनेगा, क्या यहां पर पेच तो नहीं अटक जाएगा कोई, और हिंदूवादी ब्रिगेड पर ब्रेक कैसे लगेगा, क्योंकि फिलहाल बेलगाम नजर आ रही है हिंदूवादी ब्रिगेड। जो खास मेहमान इस बड़ी बहस में हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वाम नेता अतुल अंजान, समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया, हिंदी सामना के संपादक प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं और कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। संबित पात्रा, 2015 में अच्छे दिन आएंगे? सबसे पहले तो रोमाना जी, मैं आपको, तमाम पैनलिस्ट को और देश के सभी निवासियों को जो आपका ये शो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं नववर्ष का। और आज नववर्ष में मैं एक छोटे से 2 लाइन जो हमारी सरकार की मेन लाइन है उससे आरंभ करूंगा। स्कैम नहीं, काम सही। कोई स्कैम इस सरकार में नहीं होगा और सही काम होगा, यही इस सरकार की नियति है, यही इस सरकार का देन है। आप देखिए, आज अगर 7 महीने पूरे हो गए होते और यूपीए की सरकार पे डिस्कशन होता तो पहला डिस्कशन होता कितने करोड़ खरब रुपए का स्कैम हो गया। सबसे बड़ी उपलब्धि जो इस सरकार की है, मैं एक आम आदमी के हैसियत से कहता हूं कि वो यह है कि कोई देश का पैसा लूटा नहीं गया है और बहुत अच्छे मन से सही दिशा में काम हो रहा है। अगर सही दिशा में काम हो रहा है, अच्छे मन से हो रहा है, तो नतीजे भी सही आएंगे। नोमुरा, जो कि पूरे विश्व में एक जाना माना एनालिस्ट है, उसने सही लिखा है, द गोल्डमैन सैक्स पीरियड ऑफ इंडिया हैज अराइव्ड। अर्थात जो इकोनॉमिक टर्म में गोल्डमैन सैक्स का अर्थ होता है ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कम गया है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का 1 महीने पहले का हेडलाइन था, इंडिया स्टेयरिंग एट डिफ्लेशन। हम इन्फ्लेशन की बात करते थे, वहां होलसेल प्राइस इंडेक्स 0 हो गया है। ये पहली बार ऐतिहासिक विषय हुआ है। भारत में खुद बड़े से बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब इन्वेस्टर्स निवेश करना चाहते हैं। हर क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं। महंगाई घटी है। हमारे साथ मौजूद है अखिलेश जी। आराम से संबित ये कह रहे हैं कि डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, अच्छे दिन भारत में आ गए हैं, इसके बारे में पूरी दुनिया में बात की जा रही है। आपकी सरकार के वक्त तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी की खबरें हुआ करती थी, तो अब उम्मीद की 2015 में अच्छे दिन आएंगे अखिलेश जी? देखिए, अच्छे दिन किसके आ रहे हैं? मोदी जी के, उनके पार्टी के, अडानी और अंबानी के। बाकी लोगों को ठेंगा। इस पॉइंट पे जब बहस करनी है तो बहुत से मुद्दे हैं, जनरलाइज बहस नहीं हो सकती है। जैसे सरकार की योजनाएं क्या हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामरिक, शिक्षा, भ्रष्टाचार, आंतरिक पारदर्शिता, वादे, एफडीआई, एक एक चैप्टर पे हम बहस करने को तैयार है बीजेपी के किसी भी नेता से। और किसी पे भी एक कदम बता दे तो हम तैयार हैं सब कुछ स्वीकारने को। सर, कहाँ गया आज वो वादे? छोड़ टिप्पणी कर लेते हैं और उसके बाद कुछ एक भी वादे पूरे हुए हों जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो नहीं। अब मैं तो अभी 2 लाइन नहीं बोल पाया, आप बीच में बोल दी। तो हम एक एक गिनाना चाहते हैं। पेट्रोल, आज देखिए इकोनॉमी, अपने आप दुनिया की इकोनॉमी के कारण भारत को कितना बड़ा फायदा मिल रहा है, लेकिन अगर अच्छा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होता तो देश को उसका फायदा मिलता, लेकिन देश को फायदा नहीं मिल रहा है। देश को इतने रुपए की अर्निंग हो रही है। हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन, हमारा जो है रुपए का डिवैल्यूएशन, हमारा फिजिकल डेफिसिट, हमारा एक्सपोर्ट डेफिसिट, हमारा पेट्रोल का जो दाम होना चाहिए क्या उतना है? गिनते जाइए, लाइन से फेरिस्त है। सुविधाएं किसको मिल रही हैं, किस फ्रंट पे? एक सरकार की कोई ऐसी योजना हो जो बीजेपी के 7 महीने में बनाई गई हो, एक योजना हो। 7 महीने में 9 आदमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो एक तरीके से नरम रुख नजर आ रहा है पेट्रोल की कीमतों को लेकर, तेल की कीमतों को लेकर, क्या उसका भी फायदा आम आदमी को नहीं पहुंच पा रही है मोदी सरकार? इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। प्रेम शुक्ला, नहीं, जिन लोगों ने पेट्रोलियम कंपनियों की दुर्दशा का व्यवस्थापन कर दिया था, ऐसी स्थिति थी कि तेल कंपनियां हमारे देश की कह रही थीं कि हम जो है हमारा दिवाला पिट गया है, क्योंकि जब चुनाव का समय आ जाता तो खैरात बांटने बैठ जाते थे। आज जब उस जो पूरा बैकलॉग है उसको भरकर भी डीजल और पेट्रोल का दाम नीचे लाया जा रहा है, तब यही लोग फिर चिल्ला रहे हैं भाई डीजल और पेट्रोल के भाव को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ने का फैसला तो यूपीए का ही था। अब उस फैसले का जो परिणाम है
उस फैसले का परिणाम जब सब जनता को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो आपने जो बैकलॉग भर रखा है उस बैकलॉग को खत्म किया जाएगा कि नहीं खत्म किया जाएगा? ठीक है, अतुल रंजन, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए देश की अर्थव्यवस्था तो पहले ही आईसीयू में थी, अब हम तो उसको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के ने एक छोटी सी कविता की पंक्ति से शुरुआत की और मैं इनको एक पुरानी फिल्म का गाना याद दिलाना चाहता हूं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, झूठे वादे हैं सब बातों का क्या। ये 7 महीने तो वादों की पोल खुल गई ना, अब तो वक्त चाहिए। दुनिया में जितने, पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो भी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गए थे तो बढ़े थे, और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरे हैं तो उन्होंने कितना नीचे गिरा दिया। उस तुलना में भारत ने तो कुछ गिराया नहीं, बल्कि अब उससे आमदनी कर रही सरकार, एक्साइज टैक्स लगा रही है, उसके ऊपर ड्यूटी लगा रही है। आप ये बताइए ना, इन 100 दिनों के अंदर महंगाई का नाम अब कोई नहीं लेता। क्या सब्जियों के दाम गिर गए? क्या दाल के दाम गिर गए? क्या गेहूं और आटे के दाम बढ़ गए, गिर गए? ये सारे वो सवाल हैं जिन पर सोचकर चर्चा करें। प्रधानमंत्री जी तो तरह तरह की, मैं तो एक पूरी नैतिकता का सवाल खड़ा कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भाषण देते हुए, आज तक भारत में आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा भाषण नहीं दिया। आपने सांप्रदायिकता पैदा की और उसके बाद आपने कहा, बोलो क्या बाप बेटे से मुक्ति चाहते हो जम्मू कश्मीर के लोगों? फिर कहा बेटी बाप से मुक्ति चाहते हो, हाँ, और उसके बाद अब आप बेटी बाप के साथ ही चाचा जी मिलकर के सरकार बना रहे हैं। ये क्या हो क्या रहा है? कहना एक प्रधानमंत्री, सारी दुनिया क्या सोचेगी कि अभी तो कल उसके खिलाफ कैंपेन ये सुन रहे हैं आप विपक्ष की तरफ से आवाजें, और इस तरीके के माहौल में फिर उम्मीद कैसे बंधेगी कि 2015 में अच्छे दिन आएंगे? संबित, मैं सब सुन रहा हूं, आप बोले तो जवाब दे दूंगा। अब मैं सब सुन रहा हूं नुमाना जी, नए साल में आप बोले तो एक एक जवाब देता हूं। पहले तो मैं अखिलेश जी को और तमाम वो लोग जो पेट्रोल पे लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं उनको जवाब दे दूं। ये सरकार पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनल वर्ल्ड में कम हुई है, यहां भी कम कर रही है। हाँ, थोड़ा सा कम अगर नहीं हो पाया है तो वो इसलिए क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट इकोनॉमी में आप लोग छोड़ के गए थे। आपको याद दिलाता हूं, आपके समय नटवर सिंह जी ने भी किताब लिखा है, वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट। इराक में पेट्रोल बिकता है और बेनिफिशियरी कौन होते हैं? नटवर सिंह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी। आप बताइए, रिपोर्ट मेरे पास रखा हुआ है वोल्कर कमेटी का, कांग्रेस पार्टी का नाम है उसमें बाकायदा कि बेनिफिशियरी कोई था वोल्कर कमेटी में। कोफी अन्नान जी ने स्वयं यूनाइटेड नेशन ने ये कमेटी बैठाई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी का नाम आ रहा है। आप सोच सकती हैं भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसे सोच सकती है क्या? गौरव भाटिया, ये 7 महीने का कामकाज जो सरकार कर रहा है, इसे देखकर उम्मीद आपको लग रही है 2015 में अच्छे दिन आएंगे? रोमाना जी, सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको और सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को देना चाहूंगा। इसके बाद सबसे जरूरी यह है कि अब जनता ये नहीं कह रही कि अच्छे दिन आएंगे, जनता ये कह रही है कि ये सरकार जब जाएगी तभी अच्छे दिन आएंगे। और तू मैं की बहस पे नहीं पड़ते हुए कुछ बिंदुओं पे जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले करप्शन का मुद्दा एक बहुत बड़ा था, 7 महीने हो गए अभी तक लोकपाल नहीं आया। उसके बाद काले धन की बात हुई, कहा गया 15 लाख रुपए हर भारतीय अकाउंट में आएंगे, आज तक काला धन नहीं लौटा है। उसके बाद विदेश नीति और अपनी जो धरती है उसको बचाने की बात है, तो चीन की आर्मी अंदर घुस के और वापस चली गई और यह सरकार विफल रही। उसके बाद सांप्रदायिकता की राजनीति देखिए कि अब गुंडे बदमाश नहीं, अब भाजपा के नेता ही सांप्रदायिक बयान देते हैं और लिप्त होते हैं क्रिमिनल एक्ट्स में। और उसके बाद रोजगार कहे गए थे 2 करोड़ रोजगार पैदा होंगे, 2 लाख रोजगार भी नहीं पैदा हुए। तो किस तरह से अच्छे दिन आएंगे ये जनता भी अब जान गई है। और बातें करना बड़ा आसान होता है लेकिन डिलीवरी बड़ी डिफिकल्ट होती है, और इसलिए जनता भी अब भाजपा से हटा के दूसरी तरफ जल्द ही देखने लगेगी। 2016 में चर्चा शायद ये ना हो कि अच्छे दिन आएंगे, भाजपा सरकार में चर्चा ये रही होगी कि भाजपा सरकार कितना नुकसान करेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ सरकार एनडीए जो अपनी पीठ थपथपा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार खामियां उजागर कर रहा है। जी हाँ, देखिए विपक्ष का तो काम है कि खामियों की बात करेगा, लेकिन अगर आप निष्पक्ष तरीके से देखें, कुल मिलाकर ये जो सरकार आई है वो उम्मीद तो ज़रूर लेकर आई है। उम्मीद कहाँ तक खरी उतरती है ये देखना है। अभी जो
ये साल गया है, जो महीने गुजरे हैं, उसमें एक तरीके से माना जा रहा है कि ये जो एक तरीके का कोशिश है बदलाव की, उस कोशिश की ओर खींचे गए कदम हैं। आहटें सुनाई दे रही हैं। क्या वो काम होगा? मेरे ख्याल से 2015 उस हिसाब से रोमाना बहुत वो साल होगा जो तय करेगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल कोशिशें कर रहे हैं, मंत्री लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक गतिविधियां भी दिखाई दे रही हैं। उम्मीद जो है, विपक्ष जरूर कह रहा है कि उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई है। एक तो कह रहे हैं कि भाई ये सोच रहे हैं कि सरकार कब जाएगी, जो समाजवादी पार्टी के गौरव कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है। उम्मीद है, सरकार लगी हुई है, कर पाती है कि नहीं कर पाती है वो इस साल तय होगा। मेरे ख्याल से ये जो सरकार का मैंडेट है ये अभी है, इसमें बहुत समय है, अभी भी बहुत समय है अभी भी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा धीरज रख के इसको देखना पड़ेगा। दिबांग जी गौरव, 7 महीने में दिबांग जी जो कार्य होने चाहिए थे, कोई कदम कम से कम मेरी बात पूरी। 10 साल की, कोई ये नहीं कहता 10 साल की यूपीए 7 महीने में करेंगे। 10 साल की यूपीए सरकार के बाद ये सरकार आई है, तो उसको गौरव आपको समय देना चाहिए। अखिलेश जी आपके पास, बीजी अपनी बात रखिए। अखिलेश जी, मैं समझता हूं कि दिबांग जी की बात को मत काटिए, उनको ये सब बात कहने का पूरा हक है। अभी भाजपा के हमारे बहस करते हैं, उसका उपसंहार जिस तरीके से वो करते हैं, तो हम लोग की बहस तो बेमानी है, हम लोग की तो बहस बेमानी है। आप उपसंहार दे रहे हैं उसका, या तो आप पहले हमसे पूछिए और तब हम आपको जवाब दें। आप उपसंहार बताते हैं तो हमको लगता है कि हम लोग की चर्चा किसी दूसरी तरफ जा रही है, और अगर आपको पक्ष लेना है और तो फिर आप दूसरे तरीके से बोलिए। मैं निष्पक्ष बोल रहा हूं, आप विपक्ष की तरह बोल रहे हैं, मैं निष्पक्ष बोल रहा हूं। मैं आप निष्पक्ष होकर के, मैं निष्पक्ष होकर बोल रहा हूं। एक मिनट निष्पक्ष होकर आप एक न्यूट्रल वॉइस आपको देखना है कि सरकार को अभी कितना समय हुआ है। ठीक है, आप 2.5 साल बाद इस तरह की बात करें तो समझ में आती है, पचती है। संबित पात्रा, आप लगातार कह रहे हैं कि 2015 में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन सवाल ये कि सुधारों के लिए अध्यादेश आपको लाने पड़ रहे हैं। ये अध्यादेश कानून बन पाएंगे? रोमाना जी सिर्फ संबित पात्रा के बोलने के लिए बुलाया क्या? अखिलेश जी, मैं सबके पास आ रही हूँ सर, मैं आपके पास भी आऊंगी। जी संबित, नहीं ये कोई बात नहीं। अखिलेश जी को बोलकर राष्ट्रपति का निर्णय हो गया, हो दिया गया है ना। जब तक वो सोनिया जी का नाम नहीं निकालेंगे वो ट्रेन से नहीं बैठेंगे। और सोनिया जी का नाम निकाला नहीं जा सकता, उसमें वो नाम आ चुका है। संबित प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए और बहस को भटकाइए मत। संबित, मेरा सवाल आपसे, अध्यादेश पास कर रहे हैं आप लोग, कानून कैसे बनेंगे, सुधार कैसे होंगे? कानून जरूर बनेंगे। ये कोई ऐसी सरकार नहीं है जो मजबूर सरकार है, ये मजबूत सरकार है। इस मजबूत सरकार को अगर विपक्ष नंबर के अधीन करना चाहेगी कि राज्यसभा में हमारे पास संख्या है, इसलिए हम इसे किडनैप करके रखेंगे, हम सरकार को चलने नहीं देंगे, तो यह सरकार हेल्पलेस नजर आने वाली नहीं है। किसी भी कीमत में अच्छे दिन लाने हैं, इसलिए हम अच्छे दिन लाएंगे। अध्यादेश के माध्यम से भी ला रहे हैं, सबको बैठाएंगे, सबसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कंसेंसस हो और ये कानून बने, और जरूर बनेगा। अगर फिर भी विपक्ष ये देखने की कोई चेष्टा नहीं करेगा कि देश को क्या चाहिए और अपने अहंकार पे अटका रहेगा, तो विपक्ष को देश साफ कर देगी और राज्यसभा में भी उनकी संख्या नहीं रहेगी, याद दिला दूं। जी, तो अखिलेश जी, मतलब विपक्ष अड़ंगा डाल रहा है क्या? चाहता ही नहीं है विपक्ष की अच्छे दिन आए? रोमाना, थोड़ा मुझे समय देना। जी सर। जब कोई सत्ता में बैठा हो और दूसरे को कोसे, इसका मतलब उसके पास कुछ अपना नहीं है। जिस तरह से बिलबिला करके यहां पे अपने पक्ष को रखा जा रहा है, यह बताता है कि आपकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। अपने आप में यह प्रूफ भी करता है आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, दूसरों की आप निंदा करने के लिए सिर्फ बैठ रहे हैं। अब तो लोग यही कह रहे हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। एक प्रधानमंत्री जो इस देश में इस नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियों को लेकर के राजनीति करता दुनिया में फिर रहा है। जम्मू कश्मीर में ये इमेज बन रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, और यहाँ बैठ करके मुद्दों पे बात न करके अनर्गल बहस करते हैं। अब मैं आता हूं मुद्दे पे, आप एक हफ्ते की बहस करा लो, आप एक 2 घंटे। चलिए, आज सांप्रदायिकता पे बात कर लो, आर्थिक नीति पे बात कर लो, कोई सरकार की योजना पे बात कर लो, बहुत व्यापक विषय है। हम दिबांग जी बता रहे थे कोई एक स्टेप बता दें, हम परिणाम नहीं चाहते हैं,
हम 7 महीने में कुछ स्टेप तो उठने चाहिए थे। कौन से स्टेप उठे हैं? वो स्टेप सिर्फ वही उठे हैं कि जो कारपोरेट घरानों को इस देश की संपदा और पैसा लूट सकते हो, वही स्टेप उठे हैं। गरीबों का हक मार करके नाम लिया होलकर कमेटी, आप गिनाना शुरू करेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी पे आ जाइए, 10 साल में इतने सीज फायर वायलेशन नहीं हुए, उससे ज्यादा 7 महीने में हुए हैं। 7 महीने में हुए हैं। तो ये कहने को बड़े आसानी से कहा जा सकता है कि फलाना का दोस्त था। भाई अब आप सत्ता में हैं। ठीक है अखिलेश जी, आपने ये कदम आपके कदम रख दिया। हालांकि बहुत से और भी मुद्दे हैं, लेकिन आपने ये अहम मुद्दे अपनी तरफ से रेखांकित किए। मैं इन पर बातचीत करूंगी। गौरव क्या कह रहे हैं? जी गौरव। रोमाना जी, दिबांग जी बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं और मैं भी उनका सम्मान करता हूं। एक बात मैं कह रहा हूं, ये पार्टी लाइन पे नहीं कह रहा, वो भी सहमत होंगे कि इस सरकार के 7 महीने कैसे बीते हैं, इसकी तुलना अच्छे हैं या बुरे हैं हम यूपीए 1 के 7 महीने से करके देख सकते हैं कि कुछ कॉन्क्रीट हुआ या नहीं। इस पे मैं समझता हूं सब सहमत होंगे। अध्यादेश की बात जहां पे है रोमाना जी, ये बहुत ही दुखद है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट आया 2013 का और उसको अभी आए हुए 1 साल नहीं हुआ था। उसमें जो किसान थे उनके लिए ज्यादा उनको मुआवजा मिले, ये सब प्रोविजन डाले गए। ऑर्डिनेंस रूट यूज करते हुए, ऑर्डिनेंस रूट मैं एक वकील भी हूं, बताना चाहूंगा कि आप जब तक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं होते तब तक आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पार्लियामेंट का विजडम नहीं इन्वॉल्व होता। लेकिन भाजपा ने क्या किया, 1 साल पुराना लैंड एक्विजिशन एक्ट को बदल दिया और नए जो लाए हैं वो शायद कोर्ट में भी अपहेल्ड ना हो, इस तरह के प्रोविजन ऑर्डिनेंस में डाले हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बिल नहीं लाते हैं। गौरव, जो बात आप कह रहे हैं सब जवाब देना चाह रहे हैं। मैं आऊंगी, अतुल अंजान जी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले जरा प्रेम शुक्ला के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला, जब बीजेपी एनडीए विपक्ष में था तो बहुत बढ़ चढ़कर आप लोग विरोध किया करते थे अध्यादेश का, और अब अध्यादेश का ही रास्ता चुन रहे, क्यों? लोकतांत्रिक बहस से क्यों बच रहे हैं? प्रेम शुक्ला, नहीं, अध्यादेशों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ये पहले हमको देखना होगा। जब आप संसद में विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभाने की बजाय सिर्फ जो है कानूनों को जो विकास के मार्ग पर देश को ले जा सकते हैं, जिसके बारे में कांग्रेस भी सहमत है, जो मुख्य विपक्षी दल है वो सहमत है कि इन कानूनों के बनने से देश के विकास की गति में तीव्रता आएगी, फिर भी आप जो है अनर्गल मुद्दों पर संसद में गतिरोध पैदा कर आप जब कानून नहीं बनने देते हैं तो सरकार अध्यादेश लाकर यदि जन कल्याण का कार्य करती है। अध्यादेशों का जो प्रावधान जाता है, अध्यादेशों का प्रावधान जन कल्याण नहीं, अध्यादेश पर गौरव भाटिया अध्यादेशों का प्रावधान इसलिए नहीं है कि आप 1 साल पुराने एक्ट को ले आइए। शुक्ला जी, आप करिए 1 साल पुराना एक्ट भी यदि समाज में जो है सुन लीजिए, ने भी पास गौरव भाटिया 2 मेजर अमेंडमेंट इनके कहने पे हुए थे। शुक्ला जी, अब हमारे देश में अध्यादेशों की परंपरा, पंडित नेहरू ने संविधान में की क्यों? पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में ही अध्यादेश का प्रावधान क्यों? चलो बहस कर लेते हैं। फिर पंडित नेहरू ने इतने दिनों तक, इंदिरा जी ने अपने जमाने में, राजीव जी ने अपने जमाने में और मनमोहन सिंह के जमाने में अध्यादेश क्यों है? ये भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अध्यादेशों का प्रावधान क्यों किया गया? क्या पंडित नेहरू को जो है संविधान विरोधी मानते हैं, इंदिरा जी को संविधान विरोधी मानते हैं, राजीव जी को संविधान का हत्यारा मानते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे आप सर्वोच्च गौरव भाटिया, मैं आऊंगी आपके पास, जरा अतुल अंजान को जवाब देने दीजिए। जी अतुल अंजान, लाया जा सकता है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये ऑर्डिनेंस के रास्ते से जो सरकार चल रही है ये क्या कह रही है? अरे भाई, जब इंश्योरेंस सेक्टर में 26% विदेशी एफडीआई आप लाए कांग्रेस के जमाने में, क्या मिला उससे? हमको घाटा ही घाटा मिला। जितना पैसा आया उससे ज्यादा तो लाभांश एलआईसी दे के लिए देश को दिया है, सरकार को दिया है, योजना आयोग को दिया है, काम को चलाने के लिए दिया है। लेकिन आज बहस है कि अब 49% ले जाएंगे। अरे ये किसान, अरे 100 किसानों से ऊपर लोगों ने अपनी जान दी पुलिस की गोलियां खा के, मथुरा के बाजना में, अलीगढ़ के टप्पल में, भट्टा पारसौल के अंदर, गौतम बुद्ध मार्ग में, देश के अंदर तमाम राज्यों के अंदर किसान आंदोलन हुआ। तब 2013 का ये कानून आया, 1894 का ब्रिटिश कानून जो भूमि अधिग्रहण का था, वो समाप्त हुआ। और आज आप इस अध्यादेश से क्या कर रहे हैं कि देश के बड़े बिल्डर, भू माफिया, देसी परदेसी कारपोरेट घरानों के लिए फसलों
एक तो कुल मिलाकर के 34% देश के अंदर सिंचित जमीन है। उस सिंचित जमीन को भी आपने इस अध्यादेश के माध्यम से कॉर्पोरेट घरानों के हवाले करने के लिए नया रास्ता खोल दिया। संबित पात्रा जवाब देंगे यहाँ पर। संबित पात्रा, ये सब क्यों कर रही है सरकार? सवाल ये है कि क्या आम सहमति भी नहीं बना पा रही है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की? क्या धज्जियां यहाँ पर उड़ा रही है सरकार? ऐसे आएंगे क्या अच्छे दिन? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि मैं एक वकील हूं, इसलिए ये अध्यादेश जो आ रहा है उसको तो कोर्ट में भी खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं यहां उनका मित्र डॉक्टर हूं। मैं इतना ही समझता हूं कि जब देश का अर्थनीति आईसीयू में पड़ा हो तो उसे किसी भी कीमत में बचाने की आवश्यकता है। देश रहेगी तो हम सब डिबेट करते रहेंगे, हम सब अध्यादेश इत्यादि के विषय में सोचेंगे। लेकिन जहां आप देश को छोड़ के गए हैं, उसकी इकोनॉमी तो मरणोपरांत है, वो तो मरने के कगार पे पड़ी हुई है, उसको बचाए कैसे? नहीं, हम तो तैयार हैं। आप बताइए रोमाना जी, देश बताए जिस प्रकार से पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया गया, क्या करेगी सरकार? आप पार्लियामेंट को चलने नहीं देते हैं, आप खाली आप बचकाने अंदाज से किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री अध्यादेश जो है, अध्यादेश कब लाया जा सकता है? अरे प्रधानमंत्री 30 सेकंड का बयान दे या 30 घंटे का आपके पास डिबेट हो। हम तो डिबेट पे तैयार थे, आप डिबेट करते, आप डिबेट से दूर क्यों भाग रहे हैं? टीवी पे डिबेट करेंगे, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं करेंगे, ये कैसा लोकतंत्र है? आपकी सीमा नीति फेल हो गई, आपकी स्वदेश नीति फेल हो गई। अरे पूरी कम्युनिस्ट पार्टी फेल हो गई है, आप क्यों बहस कर रहे हैं? बताइए, पूरी कम्युनिस्ट पार्टी फेल हो गई है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फेल हो गई है, फिर भी आप गृह मंत्री 24 के ज्यादा हमारे जवान मार दिए गए सरहदों पर, और बयान बहादुर रोमाना, और आप कह रहे थे कि हमारा 56 इंच का सीना है, एक सर की जगह 50 मिनट जी। अखिलेश, एक मिनट, अतुल अंजान जी, ये दर्जी बनना छोड़ दीजिए, रोज सीना नापना छोड़िए, और आप रोमाना बिल पास हुआ था, लैंड सब मिलकर चिंता करिए। प्रधानमंत्री के रफू पर इधर से उधर रफू कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रही है। संबित पात्रा प्लीज जरा चुप हो जाइए। अखिलेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। कितने रफू पर इकट्ठा किए? हम रफू में विश्वास नहीं रखते हैं, नया देश क्या कर रहे हैं? रोमाना रफू में विश्वास नहीं रखते हैं, नया देश देंगे, नया हिंदुस्तान। बाकियों को मौका नहीं देगा, कि वो कितने गलत है और उनको खुद अपने काम पे भरोसा नहीं है। जब ये लैंड एक्विजिशन बिल पास हुआ था, पड़ रही है जब ये लैंड एक्विजिशन बिल पास हुआ था, अखिलेश जी की बात सुन लीजिए। गौरव, एक मिनट। रोमाना, जब ये बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ था तो इसमें माननीय सुषमा जी और राजनाथ सिंह जी ने 2 अमेंडमेंट भी जुड़वाए थे, और खुद इन लोगों ने कहा था ये 100 साल से ऊपर का पुराना बिल है, ये चीजें किसानों के हित में की जाए जी। लेकिन नई सरकार आते ही अभी उसके सारे एक्ट भी नहीं बन पाए थे, रूल्स भी नहीं बन पाए थे, ये बदलने लगी। क्यों? क्योंकि जो सरकार है वो एंटी पुअर, एंटी फार्मर है और प्रो कारपोरेट है। तो कुछ सारे कारपोरेट के लिए नहीं, कुछ कारपोरेट के लिए, तो उनके लिए बदल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबको पता है क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने सवाल किया पार्लियामेंट। भाई, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी? कल तक ये बोलते थे प्रधानमंत्री जी। अगर आप एक लफ्ज मुंह खोल देते किसी विषय पे, एक लाइन बोलना होता है, अपनी बात कह दे, तो क्यों अहम है इतना? जब आप लोकसभा में घुसते हैं तो सीढ़ियों पे मत्था टेकते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि चलो एक मुराद पूरी हुई, किसी इंसान की भावुक होकर मत्था टेक रहा है, इसका सम्मान रखेगा। लेकिन क्या सरकार सिर्फ एक पटरी की है? सरकार सिर्फ सत्तारूढ़ दल के बदौलत चलती है। और मैं चाहूंगी, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा बड़ा दल दिखाइए, और बहुत संक्षिप्त में आप सबसे मैं जानना चाहूंगी कि वो सरकार से जुड़ा एक मुद्दा, एक कसौटी जिस पर आपको लगता है कि अगर सरकार अपने आप को साबित कर दे तो शायद 2015 में अच्छे दिन आ जाएंगे। आपसे शुरू करती हूं गौरव भाटिया। मैं ये कहूंगा कि निर्भया फंड जो है उसमें 2000 करोड़ रुपए पड़े थे, लेकिन उसका भी खर्च ना होना, सांप्रदायिकता की जो राजनीति हो रही है और सरकार और नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साधे हैं, ये सब देश को बांट रही है और विकास ऐसे परिस्थितियों में संभव नहीं है। और अध्यादेश पे बस एक बात और कहूंगा,
अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा और कोई इमरजेंसी आए, अनफोर्सीन एक्ट हो, तो अध्यादेश लाया जाता है, ये सर्वोच्च न्यायालय कहता है। और डॉक्टर भी शायद संविधान के ही अधीन चलते हैं, डॉक्टर कोई अपना नया तरीका नहीं ला सकते हैं। तो अध्यादेश रूट जो ले रहे हैं ये बिल्कुल असंवैधानिक है। चलिए सर, नए साल का पहला दिन है, थोड़ा बड़ा सा दिल दिखाएंगे। अखिलेश जी, ये महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा और साथ ही साथ सांप्रदायिकता, ये दो ऐसे मुद्दे जो बड़ी चुनौती इस सरकार के लिए बताए हमें गौरव ने, आपकी नजर में क्या अहम मुद्दे होंगे सरकार के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए 2015 में? देखिए, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो सबसे बड़ा उसका एजेंडा होता है उसका मैनिफेस्टो, उस पर कदम बढ़ाए, उस पर योजनाएं बनाए, उसके अनुरूप चले। लेकिन अभी तक ये मैनिफेस्टो को ताक पे रखे हैं। जो मोदी जी है, बीजेपी की जो यूएसपी है वो है सांप्रदायिकता, वो है कट्टरता, एक धर्म विशेष के प्रति आक्रोश। इस पे यदि नियंत्रण नहीं करेंगे, ना इन्वेस्टमेंट आएगा, ना डेवलपमेंट होगा। जब तक यहाँ पे पीस नहीं होगी, हार्मनी नहीं होगी, कुछ काम नहीं हो पाएगा। और विपक्ष भी लोकतंत्र में बराबर का हकदार है। ठीक है, जनता ने आपको इस बार अवसर दिया है, लेकिन विपक्ष की भी भूमिका है, जो भी उसकी बात सुनना, उसको साथ लेके चलना, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी काम आगे बढ़ेगा। ये आपकी नजर में अहम मुद्दे। अतुल अंजान जी, मैं समझता हूं कि देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा, हमारी सीमाओं की सुरक्षा, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर इस सरकार को की परीक्षा होगी और सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मैं प्रधानमंत्री को असत्यवादी नहीं मानता और मैं समझता हूं कि देश के लोग इस बात की आशा लगाए हैं कि हर एक के खाते में जो जनधन योजना के तहत खाता खुला है, काला धन विदेश से आएगा, 15-15 लाख रुपए उनके खाते में जमा होंगे। और हम इस बात की भी आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री ने दुनिया ने उनकी बात को सुना है कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा है कि बेटी बाप की सरकार नहीं बनेगी और बाप बेटे की सरकार नहीं बनेगी। उनके साथ जाकर के वो असत्यता करने, नहीं 2015 में कथनी और करनी की बुनियाद भी देखी जाएगी, कथनी और करनी की बुनियाद भी देखी जाएगी और मैं इस बात को उठा रहा हूं। चलिए, मुझे लगता है कि सरकार अभी तक ये जो विश्वास जगाती रही है, एक तरीके से जो उम्मीद जगाई, जो उनके सबसे ज्यादा विरोधी हैं वो भी मानते हैं कि एक उम्मीद तो उसने जगाई है। सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या आप कैंपेन मोड से हटकर, क्या आप सुशासन जिसकी आप बात करते हैं, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, क्या वो दिखाएंगे? अगर आप दिखाते हैं तो ये सारी बातें जो विपक्ष ने उठाई हैं, ये सारी बातों का उसमें समाधान निकलेगा। क्या आप सुशासन कर सकते हैं इतने बड़े देश में इतने कम समय में? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती आपकी है। बिल्कुल संबित पात्रा, प्रेम शुक्ला, मैं आप लोगों से जवाब नहीं लूंगी, आप लोगों के सामने नजरिया हमने रख दिया है और हम चाहते ये हैं कि 2015 में देश में अच्छे दिन आए, जो सपना मोदी सरकार ने दिखाया और जिसकी उम्मीद देश की जनता करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने